Hello student, myself Ms. Priya Jennifer Gaur and I am here with my class 10th video. The subject is history and the chapter is nationalism in India. So today we are going to discuss the topic towards civil disobedience movement, and in our previous video we have discussed about the Swaraj in the plantation. Those who haven't watched my video yet, please make sure to subscribe my channel and do watch my previous videos of nationalism in India. In our previous video we have discussed about why Gandhiji call of the movement of non-cooperation movement, because somehow there was an incident took place in Chauri Chaura, and when people started clashing with violence, then at that time Gandhiji realized that it's not the time to carry on the movement of non-cooperation movement, so he decided to call it off. So after that we are going to enter in a new phase of towards civil disobedience movement. So in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में क्या किया, इस मूवमेंट को बंद करने के लिए सोचा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो क्रांति वो जो चला रही थी, जो एक प्रोसेस वो चला रहे थे, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, हिंसक हो रहा है, काफ़ी हिंसा में बदल रहा है। कई जगहों पे सत्याग्रही जो है वो वेल ट्रेंड नहीं है, अभी उन्हें और भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the government of India Act of 1919. कांग्रेस के ही अगर लीडर्स की बात करते, जो कांग्रेस के ही जो लीडर्स थे, उन्हीं की पार्टी लोग के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी थक चुके थे इन स्ट्रगल से, जो वो जगह जगह पर जाकर मास स्ट्रगल्स जो कर रहे थे। और अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल की जो इलेक्शंस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये एक्ट तब आया था जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या था कि कोई भी इंडियंस को नहीं लिया जाता, तो ये एक्ट इंडियंस को ऐड करने के लिए आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट के तहत वो प्रोविंशियल काउंसिल्स में अपने आप को इलेक्ट करवाना चाहते थे। दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। वो ऐसा क्यों चाहते थे कि वो इलेक्शंस में हेल्ड कराएं? क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज़ है, जितनी भी योजनाएं हैं, हम उनको क्या करें, अपोज करें, उनके काउंसिल में ही रह के उनसे डिबेट करें और चेंजेस की मांग करें। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी था कि वो जिस डेमोक्रेटिक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो पूरे तरीके से, सही तरीके से वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है, गणतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जनता की भलाई नहीं हो रही थी, वहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन जो थे सरकार अपने फ़ायदे के लिए ले रही थी। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party. So many times this type of question asked कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किनके द्वारा हुआ है, तो C.R. Das and Motilal Nehru। तो C.R. Das और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजुटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। जबकि वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कांग्रेस में ही, जब उन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया कि काउंसिल पॉलिटिक्स में वो वापस आए, पर कहीं जो यंग टाइम के, जो जवान टाइप के जो लीडर्स थे, जैसे कि उस टाइम में आपकी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने काफ़ी प्रेस किया कि वो रेडिकल मास एजुटेशन चाहते हैं और अब उनको पूरे तरीके से उन्हें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, वो पूरे तरीके से फुली फ्री होना चाहते थे। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920। तो क्या कह रहे हैं हम कि इस सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, क्योंकि एक ही कांग्रेस में दो मत हो रहे थे, एक उसके फॉर में जा रहे थे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के, एक उसके अगेंस्ट में जा रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से हमारी जो भारतीय राजनीति थी 1920 में उसमें फिर से चेंजेस आए और दो तरह के फैक्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए। आप चाहे तो इसे मार्क भी कर सकते हैं। और वो दो फैक्टर क्या थे? द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या था कि जो पहला इफेक्ट वो पड़ा कि क्या होगा, पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें देखने को मिली, मतलब आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी डिप्रेशन था, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग हो जा रहा है कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे, है ना, जो खेती के जो अनाज के जो पैसे थे वो क्या हुए, कब से गिरना स्टार्ट हुए, 1926 से
और 1930 में वो क्या हो गया, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए, मतलब उन्हें कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। एज अ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, जाहिर सी बात है 1926 से स्टार्ट हुआ, उसकी आमदनी कम होना स्टार्ट हुई और कोलैप्स वो 1930 में कर गया, मतलब 1930 में उसके बाद उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं क्या था, जिसकी वजह से क्या था, रीज़न क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। जब हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं तो हम जाहिर सी बात है दूसरे देश के संग या अपने ही देश में ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खरीदने के लिए हमें पैसे भी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो प्राइस था, जो एग्रीकल्चर के जितने भी गुड्स थे उनके क्या हो गए, उनके दाम गिरने लगे। और हमें डिक्लेंट्री किस में देखने को मिली, एक्सपोर्ट में, मतलब बाहर हम एक्सपोर्ट करने में भी हमें कहीं ना कहीं डिक्लेंट्री मिलने लगी, क्योंकि ये डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड था, सिर्फ विद इन इंडिया नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा था। पीसेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, और जिसकी वजह से जो किसान थे उन्हें बहुत मुश्किलात का फेस करना पड़ता, बहुत मुश्किलें उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। जो उपजाऊ जो था, जो उनके पास जो फसल थी, उस फसल को बेचने में भी उतने कुछ खास उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ था, ना वो बेच पा रहे थे, और जिसकी वजह से वो अपना टैक्स भी नहीं पे कर पाए थे, अपना रेवेन्यू भी पे करने में असमर्थ थे। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। अगर हम 1930 में बात करते हैं तो 1930 आते आते पूरा देश जो था वो पूरे तरीके से क्या हो गया, प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। वो काफ़ी तरह से पूरा देश की जितनी भी चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे वो एग्रीकल्चर कंडीशन हो, सब उथल पुथल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल हो जाना, मतलब चेंज हो जाना, एक ड्रास्टिक चेंज आना, जो गुड रीजंस की वजह से नहीं आता है, बैड रीजंस की वजह से आता है। ओके, Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commissioner under Sir John Simon। ये वन वर्ड में और मैचअप में भी आ सकता है आपके, कि टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो उसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस सब के बावजूद जो पीछे का जो सिनेरियो चल रहा था वो ये था कि एक न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड। टॉरी गवर्नमेंट ने एक नई तरह का बैकग्राउंड जो फ्रेम किया अपने बैकग्राउंड में, वो क्या था, स्टैचुटरी कमीशन। किसके अंडर में किया था, एक स्टैचुटरी कमीशन उन्होंने फॉर्म किया, और किसके अंडर में किया था, सर जॉन साइमन में, जिसमें आपने सुना होगा साइमन गो बैक सुना था, इन्हीं के लिए यूज़ किया गया था। Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the function of the constitutional systems in India and suggest changes। किस लिए किया गया था, कि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे, जितने भी नेशनलिज्म वाले मूवमेंट्स इंडिया में हो रहे थे आए दिन, जो देश में हुए जाते, लाइक आपका खिलाफत मूवमेंट हुआ, आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, इन सबको चेकआउट करने के लिए एक कमीशन बनाई गई, जो उनके हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो इंडिया में हो रहे थे, जितनी भी संवैधानिक चीज़ें इंडिया में हो रही थी, उसकी देखरेख करने के लिए, प्लस कुछ नए स्टेप्स को टू सजेस्ट चेंजेस कि इसमें और कौन सा वो फेर बदल कर सकते हैं, ताकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो चल रही थी, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो चल रहा था, उसमें क्या सुधार वो कर सकते हैं, और वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। द प्रॉब्लम वॉज डैट द कमीशन डिडेंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। प्रॉब्लम क्या थी, यही बात थी ना, कि हम जब इस टाइम में देखे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते, इसीलिए जो कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे वो काउंसिल प्रोविजन काउंसिल में जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ताकि हम उन्हीं के राज्य में रह के, उन्हीं की राजनीति में रह के उन्हें हम क्या कर सकें, डिबेट कर सकें, उनके संग आर्गूमेंट कर सकें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो कमीशन जो फॉर्म किया गया था, जो कमीशन बनाई गई थी, उसमें क्या था, उसमें कोई भी एक इंडियन मेंबर नहीं था, दे वर ऑल ब्रिटिश। उसमें जितने भी मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो सबके सब क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। ओके, नाउ आफ्टर दैट when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon"। तो क्या कहा जा रहा है, जब साइमन कमीशन, ठीक है ना, सर जॉन साइमन जब इंडिया आया और वो अपने संग जब साइमन कमीशन लेकर आए, तो 1928 में ये एक इंपॉर्टेंट डेट हो रहा है जिसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस डेट को मार्क करने के बाद क्या है, इट वॉज ग्रेट विद अ स्लोगन। जब वो स्टेशन पर आए या फिर जब वो आए वहाँ से, तो जो चीज़ उन्हें पहले सुनने को मिली वो क्या था, उनका एक नारेबाजी से उनका स्वागत किया गया, और वो था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, यहाँ पे क्या था, मुस्लिम लीग और प्लस कांग्रेस पार्टी, ये क्या हो गया, कंबाइंड हो गए, एक संग पार्टिसिपेट किया, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किए और क्या नारा लगाया, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vote offer a dominion status for India and unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जब उन्होंने देखा तो इनके एफर्ट्स को देखते हुए क्या उन्होंने एक
उनकी जो ये जो एफर्ट्स लग रहे थे इंडियन मेंबर्स की तरफ से, जो कांग्रेस और जो पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया ये नारेबाजी करना गो बैक साइमन, तो इरविन ने लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने अनाउंस किया 1929 में कि उन्होंने एक ऑफ़र रखा डोमिनियन स्टेटस की, किसके लिए, इंडियंस के लिए रखा, कि जिसमें वो क्या करते वो उनके फ्यूचर के में उन्हें क्या करना है, उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा, जिसमें वो डिस्कस करने वाले थे कि आने वाला संविधान इंडिया का कैसा होगा, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो क्या करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे, जहाँ पे वो ब्रिटिशर्स को और इंडियंस को संग में लेके बैठते और फिर उनके मत, जो भी उनका जो मत था, जो भी उनकी बातें थी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। दिस डिडेंट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, पर कहीं ना कहीं ये जो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुआ, इससे कांग्रेस कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं थी। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। तो जो एक रेडिकल जो थे, जो रेडिकल्स फॉर्मेशन जो हुए, जो रेडिकल्स लोग थे जो कांग्रेस के, उसको किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस थे रेडिकल्स टीम से, वो काफ़ी असर्टिव हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे, तो हम जब बात करते हैं कांग्रेस की, तो हमें दो तरह के लोगों को देखने को मिला था, एक थे जो आपके मॉडरेट्स और दूसरे थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, ठीक है, जो मासेस में बिलीव करते थे और कहीं ना कहीं उनका ये था कि हमें अटर्नी हाउ पूरा का पूरा स्वतंत्र भारत चाहिए। जो मॉडरेटर्स थे वो क्या थे, वो लॉयल टू क्राउन थे, मतलब वो ब्रिटिश के लिए लॉयल था। वो इनका ये मानना था कि जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के एजुकेटेड लोग हैं, हम उनके संग मिल के ब्रिटिश को अपोज करेंगे, पर शांति के संग करेंगे, बिना किसी मास एजिटेशन के। वो उनके मास एजिटेशन से वो बिलीव नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं मास स्ट्रगल्स में वो बिलीव नहीं कर रहे थे। उनका ये मानना था, वो लॉयल थे काफ़ी क्राउन के। बट जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिस्ट, तो वो क्या थे, अगेंस्ट थे। उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थे, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी और वो मासेस में बिलीव करते थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द लिबरल्स एंड मॉडरेटर्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। क्या था कि लिबरल्स और जो मॉडरेटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया का फ्रेम करने में लगे हुए थे, प्रपोज करने में लगे हुए थे, किन के अंडर में, ब्रिटिश डोमिनियन। और ब्रिटिश डोमिनियन कौन लेकर आया था, इरविन लेकर आए थे अक्टूबर 1929 में। कौन लेकर आया था, इरविन लेकर आए थे 1929 में। जब इरविन लेकर, उन्होंने कहा कि एक डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए बनाया, जिसमें क्या था, अनस्पेसिफाइड फ्यूचर के नाम से हमें बोला गया, बताया गया। तो जब उसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को वो फ्रेम कर रहे थे, तो क्या हुआ, दे ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो एक इन्फ्लुएंस था जनता पे था, जो और लोगों पे जिनका एक इन्फ्लुएंस हो रहा था, जो एक उनका जो प्रभाव पड़ रहा था, वो क्या होने लगा, कम होने लगा। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और फिर फाइनली 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंटशिप पे थे, तो लाहौर कांग्रेस में क्या फॉर्मुलाइज किया गया कि उन्होंने मांग की, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, मतलब हमें अपना पूरा का पूरा स्वराज चाहिए। कोई भी एक स्टेट नहीं चाहिए था, कोई भी एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए था। दे वांट कंप्लीट इंडिया, दे वांट पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। भारत के लिए एक पूरा का पूरा उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930, ये जो डेट है, यहाँ पे पहली बार शपथ ग्रहण की गई थी। क्या किया गया था, 26 जनवरी 1930 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया एज द इंडिपेंडेंस डे, व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 में जितने भी भारतीय लोग थे, उन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण की, प्लेज किया कि आज से वो स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। किस लिए, अब किसी स्टेट के लिए नहीं था, किसी मूवमेंट के लिए नहीं था, किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए नहीं था। अब जो उनका जो फाइट थी वो किस लिए थी, फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, पर ये जो उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया 26 जनवरी 1930 के बाद से, उसको कुछ ज़्यादा महत्व नहीं मिला, बहुत कम उन्हें अटेंशन मिली। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का वर्ड यूज़ किया गया। ये बहुत एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही वेल फ्लरिश्ड होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इट्स अ फीलिंग, है ना। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं, तो ये फील होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। और कंक्रीट क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, हम जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन।
तो यहाँ पे क्या करें, सो महात्मा गांधी हैव टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब ये जो आइडिया जो हमारे दिमाग में चली थी, एक शपथ ग्रहण करने से एक एनर्जी तो आई, बट हम उसको क्या कर रहे थे, हम उसको प्रैक्टिकली नहीं फॉलो कर पा रहे थे। इसी चीज़ को महात्मा गांधी ने सोचा कि इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जो सिर्फ हमारे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है फ्रीडम की, स्वतंत्रता के लिए, अब हम उसे कंक्रीट इश्यूज़ में चेंज करेंगे। जब क्या हुआ, जब हम उसको प्रैक्टिकली लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे उनकी डे टू डे लाइफ में। तो यही थी एक शुरुआत टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने जाना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम कैसे बढ़े। अभी हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ उसका एक बेसिक लाइन थी कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जैनी प्रिया के नाम से फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है ज्ञान हब CBSE लवर्स, ठीक है ना, आप वहाँ पे जाकर इसे फॉलो ऑन कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।